ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ डील करता है जिसे हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। और ये हर चैप्टर में आगे आपको काम आएगा और बेसिक डेफिनेशन के साथ डील करता है। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सभी को समझना है अपन ने। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस किसके साथ डील करेगी? ये किसके साथ डील करेगी? क्या स्टडी करना है इसमें? इसमें स्टडी करना है मैटर। मैटर के बारे में सर क्या स्टडी करना है? तो इसमें मैटर के बारे में चार चीजें स्टडी करनी है: फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की जो तुम स्टडी कर रहे हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आगे जाके डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। दूसरा, वो बना किससे है, इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन। थर्ड, कॉम्पोजिशन भी समझ लगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ लगी। उसके बाद बिहेवियर अंडर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। तो उसका बिहेवियर कैसा होता है डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में। और फोर्थ, laws which govern its behavior। तो उसका बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है? तो मैंने कहा कि हम पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री को क्या होती है? ब्रांच है साइंस की जो चार चीजों के साथ डिस्कस करेगी, डील करेगी। पहली चीज है कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं मैटर की, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। थर्ड चीज है कि उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस हैं उसमें उसका बिहेवियर कैसा होता है और कौन से लॉज हैं जो इसके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो समझ लिया कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री हमने समझ ली क्या होती है। अभी क्वेश्चन उठता है व्हाई वी शुड स्टडी द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पढ़ने की क्या रीजन है? तो केमिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस है। इंसान की तीन इंपॉर्टेंट डिमांड्स है: रोटी, कपड़ा, मकान। तो सबसे पहले आती है रोटी, दैट इज फूड। फूड में केमिस्ट्री हमारी काफी हेल्प करती है। तो वो कैसे हेल्प करती है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। क्या रीजंस हैं केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए? तो जो पहला रीजन है केमिस्ट्री स्टडी करने का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सप्लाई ऑफ फूड। ये फूड की सप्लाई बढ़ा देती है। कैसे? देखो, सबसे पहले पैदावार की बात करते हैं कि अमाउंट कितनी आई, क्रॉप की अमाउंट कितनी बनी। तो ये हमें देती है बच्चे फर्टिलाइजर्स। क्या देती है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज यील्ड ऑफ अ क्रॉप। पैदावार बढ़ा देते हैं क्रॉप की। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री किसमें हेल्प करती है? फूड की सप्लाई में। वो कैसे? सबसे पहला फर्टिलाइजर्स देती है। फर्टिलाइजर्स क्रॉप की पैदावार, दैट इज किसी फसल की पैदावार बढ़ा देते हैं। अभी अगर फसल की पैदावार ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही सलामत रहेगी, उस पे कीड़े अटैक कर सकते हैं। उन कीड़ों से बचाने के लिए केमिस्ट्री ने हमें दिया पेस्टिसाइड्स। तो केमिस्ट्री का यूज होता है बच्चे पेस्टिसाइड्स बनाने के काम में, फंगीसाइड्स बनाने के काम पे। ठीक है, पेस्टिसाइड का मतलब होता है टू किल पेस्ट, फंगीसाइड का मतलब होता है टू किल फंगस। कभी भी जिंदगी में वर्ड साइड सुन लिया तो उसका मतलब होता है टू किल। साइड वर्ड सुन लिया तो उसका मतलब क्या होता है? टू किल। तो सुसाइड कहते हैं तो टू किल आवरसेल्फ। अभी मेरे पास फर्टिलाइजर्स भी है जो पैदावार बढ़ा देंगे, मेरे पास
पेस्टिसाइड्स भी हैं जो क्या करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, जो हमारी क्रॉप को बचा के रखेंगे। अभी देखो, एक चीज होती है, कोई भी चीज तुमने बनाई, क्रॉप से तुमने कुछ चीज बनाई है ना, खाना बनाया, कुछ बनाया, तो उसको तुम कितनी देर तक कंजर्व करके रख सकते हो, कितनी देर तक उसे प्रिजर्व कर सकते हो। तो तुम मैक्सिमम आंसर दोगे 3 दिन 4 दिन पैक करके उसको। तो अगर हम देखो कि पैक्ड फूड, कितना सारी चीजें खाते हैं पैक्ड फूड, तो पैक्ड फूड में काफी इसका रोल है केमिस्ट्री का। इसने हमें दिए प्रेजर्वेटिव्स। क्या दिए? प्रेजर्वेटिव्स। तो प्रेजर्वेटिव्स, तो सोडियम बेंज़ाल्डिहाइड, सोडियम बेंज़ाल्डिहाइड बेस्ट एंड नोन एग्जांपल है इसके लिए, प्रेजर्वेटिव्स के लिए। और नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चे, टू चेक अडल्टरेंट्स। मिलावट को चेक करने के लिए केमिस्ट्री ने हमें, फूड में अगर मिलावट तो नहीं कहीं हो रही, तो फूड में मिलावट तो होएगी, तो बच्चे क्या होगा कि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना, हमारी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। इसी कारण से हम केमिस्ट्री का यूज करके अडल्टरेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी मिलावट की गई है। ठीक है, तो ये है सप्लाई ऑफ फूड के यूज। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया फर्स्ट यूज, दैट इज फूड में, तो काफी इसने हेल्प की। अभी बात आती है सेकंड, तो रोटी कपड़ा, नहीं अभी कपड़े के बारे में नहीं बात आती। मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरे नंबर पे चीज आती है वो आती है हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो केमिस्ट्री ने हेल्थ में कैसे मदद की? तो केमिस्ट्री का जो 90% यूज होता है वो मेडिसिनल होता है, दैट इज टू ग्रो द हेल्थ। तो सेकंड हम यूज लिखेंगे फॉर हेल्थ। तो हेल्थ में उसकी कंट्रीब्यूशन कैसे है? केमिस्ट्री ने हमें दी बच्चे मेडिसिन्स। अभी मेडिसिन्स बच्चे दो प्रकार की होती हैं, पहली टू प्रिवेंट डिसीजेस और दूसरा टू क्योर डिसीजेस। तो पहली होती है बच्चे टू प्रिवेंट डिसीज, जो हमें डिसीज होने ही ना दे। इसमें कैसी आती है बच्चे? मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो ये सारी मेडिसिन हैं इसमें आ गई जो हमें डिसीज नहीं होने देती। और अगर सपोज कर लो, भगवान ना करे, अगर हो भी गया, तो हमारे पास मेडिसिन हैं जो डिसीज को क्योर भी कर सकती हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल होती है बच्चे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? विच आर मेडिसिन विच आर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो मेडिसिन विच आर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सेकंड तरीके की जो मेडिसिन आती हैं उन्हें कहते हैं बच्चे एनाल्जेसिक्स। ये आपने कॉमन सुना होगा, पेन किलर। तो अभी देखो, थोड़ी सी चोट लग जाए, यहाँ थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा हो, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? पेन किलर्स। तो एनाल्जेसिक जो हमारी पेन को कम कर देती हैं, पेन घटा देती हैं। आगे आती है एनेस्थेटिक्स। आगे आते हैं बच्चे एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ये नंबनेस क्रिएट करते हैं, मतलब नंबनेस ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीड्यूर। सर्जिकल प्रोसीजर में ये काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? ये इंसान को फील ही नहीं होने देते कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा है। अभी फोर्थ पे जब हम बात करते हैं, तो फोर्थ पे जब हमने बात की, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आएगा, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। ये होता है बच्चे फॉर मेंटल हेल्थ। ये मेडिसिन होती हैं मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज डिसीजेस दो तरीके के होते हैं, एक तो फिजिकल डिसीजेस होते हैं, एक होते हैं साइकोलॉजिकल डिसीजेस मेंटल लेवल पे। तो ट्रैंक्विलाइजर्स हेल्प करते हैं फॉर मेंटल हेल्थ। अभी फिफ्थ हमारे पास बहुत एक यूज है केमिस्ट्री का डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, दैट इज विच आर अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं उनके अगेंस्ट होता है डिसइंफेक्टेंट्स
डिसइंफेक्टेंट्स, इंफेक्शियस एजेंट्स, तो जो डिसीज फैलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स उनके अगेंस्ट काम करता है। सिक्स्थ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करती हैं, ठीक है, तो मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिसीजेस, तो मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिसीजेस में अगर हम बात करते हैं तो पहली जो मेडिसिन आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है वो मेंशन की हुई है बच्चे कैंसर के लिए। जो पहली मेडिसिन उन्होंने मेंशन की हुई है वो किसके लिए है, मेंशन कैंसर के लिए है। और कैंसर के लिए उन्होंने एक बताई हुई है आपको सिस्प्लेटिन, ठीक है, एक तो है सिस्प्लेटिन और दूसरी है टैक्सोल, मेंशन इन योर एनसीईआरटी। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए दो मेडिसिन बताई गई हैं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। सेकंड, एड्स के लिए उन्होंने एजिडोथायमीन नामक दवाई का मेंशन जिक्र किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में जिक्र है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज फॉर हेल्थ केयर। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने सेकंड यूज को पढ़ लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ का समझ लिया कि केमिस्ट्री हेल्थ में कैसे मदद करती है। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट यूज समझते हैं, दैट इज रोटी कपड़ा। कपड़ा आया, कपड़ा और मकान को इकट्ठा ले रहा हूं, तो यहां पर लिखूंगा टू इंक्रीज प्लेयर कंफर्ट एंड लग्जरी। इसमें कैसे मदद की, इसमें केमिस्ट्री ने हमारी कैसे मदद की, दैट इज टू इंक्रीज प्लेयर कंफर्ट एंड लग्जरी। तो देखो जो पहला है वो कपड़ों की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री ने हमें प्रोवाइड किया बच्चे सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। कपड़े बच्चे दो तरीके से बन सकते हैं, दैट इज फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, लाइक वूल, ठीक है, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। लेकिन केमिस्ट्री ने हमें इन नेचुरल फाइबर्स के अगेंस्ट हमें सिंथेटिक फाइबर्स दिए। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कौन से होते हैं, एक टेरेलिन होता है बच्चे, एक नायलॉन होता है, ये एग्जांपल आपकी मेंशन है। सिंथेटिक फाइबर्स है टेरेलिन और नायलॉन। अभी क्यों, इसके यूजेस क्या है, पहला ये बच्चे मोर ड्यूरेबल होते हैं, ये जल्दी नहीं फटते एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। दूसरा ये चीप होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। सी, जो तीसरा यूज है इसका, ये इजी टू वॉश है, इनको धोया जा सकता है इजीली, इसको आराम से धोया जा सकता है। डी, ये स्टेन रेजिस्टेंस होते हैं, इन पे दाग नहीं लगता, तो ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेन रेजिस्टेंस। अभी बात करते हैं दूसरे यूज की, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। मकान के लिए हमें बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। पहले हम कच्चे घरों में रहते थे, अब हम कहां पर रह रहे हैं, पक्के घरों में। क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। तो बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की, तो केमिस्ट्री ने हमें बिल्डिंग मटेरियल दिया, सीमेंट, स्टील, अलॉयज एक्सेट्रा। तो ये केमिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किया गया। अच्छा, केमिस्ट्री का एंटरटेनमेंट में भी बहुत रोल है। तो पुराने जमाने में तुमने देखा होगा कि ग्रामोफोन्स चलते थे। ग्रामोफोन्स क्या होता है, जिसमें बड़ी सी प्लेट लगती थी और वो घूमती थी, ठीक है। तो उसमें लेयरिंग होती थी बच्चे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी की लेयरिंग होती थी, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। और कैमरा रिकॉर्डिंग्स, कैसेट्स आती होती थी, पिछले 10 इयर्स हैं उसमें कैसेट्स आती होती थी। तो कैसेट्स में जो लेयर बनती थी वो भी एक केमिस्ट्री के कंपाउंड, पॉलीमर कंपाउंड की बनती थी। अभी फोर्थ जो बात करते हैं, फोर्थ इसने हमें डोमेस्टिक यूज में काफी चीजें दी, लाइक डिटर्जेंट, सोप्स एक्सेट्रा। तो ये सारे यूजेस हैं केमिस्ट्री के। सिर्फ यही यूजेस नहीं है का, और ये कहां पर काम आती है बच्चे, ट्रांसपोर्ट में केमिस्ट्री बहुत काम आती है। ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत रोल है, क्योंकि हमें पता है कि 90% ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो अर्थ पे हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, दैट इज ड्यू टू
पेट्रोल एंड पेट्रोल इज अ केमिकल सब्सटेंस। दूसरा डीजल, तो डीजल इज आल्सो अ केमिकल सब्सटेंस। तो ट्रांसपोर्ट में काफी काम है। उसके बाद हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है बच्चे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट इसकी मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे थे केमिस्ट्री के यूजेस। अभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के जो डीमेरिट्स हैं, केमिस्ट्री हमें कैसे हार्म कर रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स का भी आगे फ्यूचर जनरेशन में सामना करना पड़ेगा और अभी भी हम कर रहे हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है बच्चे एनवायरमेंटल इशू, दैट इज पॉलीइथाइलीन बैग्स। पॉलीइथाइलीन बैग्स या जिन्हें हम कहते हैं बच्चे पॉलीइथीन बैग्स। तो जो पॉलीइथीन बैग्स हैं वो बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट है, बिकॉज ये डिकम्पोज होने में हजारों साल ले लेते हैं और इसके कारण कितने सारे हमारे चाहे एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं और ये डिकम्पोज नहीं होता इजीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये मोर ओवर हमारी रिवर्स को भी क्या करता है, पोल्यूट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉलीइथाइलीन बैग्स के बाद जो इंपॉर्टेंट थ्रेट है वो है बच्चे ड्रग्स का। ह्यूमन सोसाइटी को ड्रग्स से बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा ह्यूमन सोसाइटी को खतरा है। फॉर एग्जाम्पल कितने सारे मार्केट में ड्रग हैं, लाइक LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर। तो ये क्या है कि वेरी एडिक्टिव इन नेचर होते हैं, तो अगर आपको इनकी लत लग जाएगी तो फिर ये कभी भी आप छोड़ नहीं पाओगे। उसके बाद थर्ड ड्रग्स के बाद हम बात करते हैं बच्चे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स भी हम वेरी हार्मफुल होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज जरूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हों। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है हमारी बॉडी के लिए, कुछ अच्छे बैक्टीरिया है उनको भी खत्म कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स आर हार्मफुल एंड वेरी हार्मफुल। और हम बात कर रहे हैं फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, वो है न्यूक्लियर वेस्ट। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी तो निकलती है पर उसके साथ में बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो बाय प्रोडक्ट को कहा जाता है न्यूक्लियर वेस्ट। और वो न्यूक्लियर वेस्ट को बच्चे हम डंप कर देते हैं। वो न्यूक्लियर वेस्ट रेडिएशन छोड़ता होता है, रेडिएशन एमिट करता होता है, जिस कारण से ह्यूमन सोसाइटी को, अगर हम न्यूक्लियर रेडिएशन को ऐसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहे तो ह्यूमन सोसाइटी को एक न्यूक्लियर वेस्ट काफी बड़ा खतरा फेस करना पड़ सकता है। तो ये थी प्रॉब्लम फेस कोज्ड बाय द केमिस्ट्री। तो अभी समझ लिया कि क्या इसके यूजेस हैं केमिस्ट्री के, क्यों पढ़नी चाहिए, क्या इसके प्रॉब्लम्स होती हैं जो केमिस्ट्री कोज करती है। तो इससे हमें समझ आता है अभी केमिस्ट्री को पढ़ना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस कर लिया कि केमिस्ट्री के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी बात करते हैं कि केमिस्ट्री स्टडी है मैटर की। तो मैटर क्या होता है, मैटर को समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो देखो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर के रिगार्डिंग। तो मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, और any substance which occupies space and have mass is called matter। तो जो भी सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। सर मास का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय मास। तो देखो मास क्या होता है कि किसी सब्सटेंस में मैटर कितना बड़ा पड़ा है, किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। मैग्नीट्यूड्स की टर्म में बात करें तो अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मास।
ठीक है, कि कोई बॉडी के अंदर, कोई सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर भरा पड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, मास कह देते हैं। तो मेरे को समझ आना है मैटर तुम्हें समझ लग गई कि क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी, कितना मैटर भरा पड़ा है इन मैग्नीट्यूड। नंबर्स में अगर बात करें कितना मैटर भरा पड़ा है, तो नंबर्स में अगर बात करें कि किसी सब्सटेंस में कितना मैटर भरा पड़ा है उसे हम क्या कह देंगे, मास। मास के बच्चे दो चीजें प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि उसने स्पेस कितनी कवर की हुई है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कीगी मास के थ्रू, जितनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। और दूसरी होती है बच्चे डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ध्यान से समझना, हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास स्पेस है और मास है उसे हम क्या कह देंगे, मैटर। मैटर में मास को समझना है। मास क्या होता है कि मैटर बॉडी के अंदर कितना भरा हुआ है उसे हम क्या कह देते हैं, मास। बट मास कैलकुलेट होता है इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, अभी मास की जब बात करते हैं तो मास की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है कि मास ने जगह कितनी ऑक्यूपाई की गई है, और डेंसिटी क्या होती है कि जो मास के जो मैटर बना उसके अंदर जो पार्टिकल्स कंज्यूम्ड हैं वो कितने रिलेटिवली क्लोज हैं, वो कितने पास पास हैं। जैसे देखो कि मैं पार्टिकल्स को यहां दूर दूर अरेंज कर दिए, ठीक है, पार्टिकल्स यहां पर दूर दूर अरेंज है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर डेंसिटी को कम कर दिया, रिलेटिव क्लोजनेस कम कर दी, और वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड को बढ़ा दिया। इसी तरीके से इन्हीं पार्टिकल्स को अगर मैं इकट्ठा अरेंज कर दूं, इन्हीं पार्टिकल्स को मैं इकट्ठा अरेंज कर दूं, तो इन्हीं पार्टिकल्स को मैंने इकट्ठा अरेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया, डेंसिटी बढ़ा दी और वॉल्यूम क्या हो गया, कम करवा दिया। ठीक है, डेंसिटी को बढ़ा के वॉल्यूम क्या करा दिया, कम करा दिया। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चलती है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के। यहां पर एक चीज कांस्टेंट रह रही है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज मास कांस्टेंट रह रहा है। तो इसीलिए हम डेंसिटी को लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट मास। यहां से मास का फॉर्मूला पता चल जाता है, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इधर क्या पढ़ा रहा हूं कि हम मैटर पढ़ रहे हैं। मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसने जगह ऑक्यूपाई की है और उसके पास मास है। मास क्या होता है, नंबर, मैटर को अगर हम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर दे, मास के पास दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी। मास को अरेंज करने का दो तरीके होते हैं, या वॉल्यूम और डेंसिटी। अगर या तो हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर हम ने वॉल्यूम को कम कर दिया, दैट इज डेंसिटी को बढ़ा दिया, तो मास फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह पर यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहां पर आ जाएगा मास। क्यों आएगा, क्योंकि मास दोनों ही केसेस में क्या रह रहा है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही केसेस में क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट। तो यहां से हमने थ्योरेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दिस रिलेशन। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हमारी समझ से आया है। अगर हम पार्टिकल्स को दूर दूर कर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, पर मास क्या रहता है, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम पार्टिकल्स को इकट्ठे कर देते हैं तो डेंसिटी बढ़ा देते हैं और वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमने एक फॉर्मूला रिजल्ट डिराइव कर लिया, इसको हम आगे यूज करेंगे।
लिया कि मैटर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है और मास क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको हमने समझ लिया। अभी बात करते हैं इस पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको याद होगा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मैटर के पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या होती है ये केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज और यहां पर लिख लिया हमने केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो वो वाली प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की जिनको स्टडी किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें हम केमिकल कॉम्पोजिशन ना चेंज करें, वो वाली प्रॉपर्टीज जिनको हम स्टडी कर सकते हैं बिना केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए, तो वो वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज दैट कैन बी स्टडीड without changing chemical composition is called physical properties। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें समझ आया कि वो वाली प्रॉपर्टीज जिनमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करती उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो देखो ध्यान से समझना कि मेरे पास एक क्यूब है, आइस क्यूब। अभी ये आइस क्यूब है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है वो कितने पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में टर्न कर जाता है, और बर्फ जो होती है दैट इज आइस वो कितने पे मेल्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, वाटर को मैंने अगर गर्म किया तो हम इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें स्टीम में, दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास है आइस क्यूब, आइस क्यूब को गर्म करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट को गर्म करोगे तो वो वेपर स्टेट में आ जाएगी। पर इन सभी में फॉर्मूला क्या रहा, H2O और H2O। तो मैंने केमिकली कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने उस केमिकल फॉर्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये हमारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। freezing point is a physical property, melting point is a physical property, boiling point is a physical property। तो वो वाली प्रॉपर्टीज जिनमें हम केमिकल फॉर्मूला से छेड़छाड़ नहीं करते, केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करते, उन प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज दैट cannot be studied without changing chemical composition is called यहां पर भी आर लिख लो, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो वाली प्रॉपर्टीज दैट cannot be studied without changing the chemical composition are called chemical properties। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज किए बिना जो स्टडीज को समझा जाता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज दैट कैनॉट बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग केमिकल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद एसिड्स।
तो मेटल्स का अगर रिएक्शन देखें HCl के साथ, तो यहां पर जिंक जो होगा, यहां पर 2HCl रखते हैं, तो जिंक प्लस 2HCl जिंक क्लोराइड बना देगा ZnCl2, प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर चले जाएगी। तो यहां पर हमने रिएक्टिविटी देखी जिंक की एसिड के साथ, तो इसमें जो एसिड का जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला खराब हो गया, दैट इज चेंज हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। अभी तुम्हें पता चले गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। अब एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती हैं। पहली इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आगे दो तरीकों की हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मैटर पे डिपेंडेंट, की अमाउंट क्या है मैटर की उस पर डिपेंडेंट नहीं करती, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बात करेंगे कलर। तो देखो, अगर आप एक बूंद उजाला देखते हो तो उसका कलर भी बिल्कुल वॉयलेट का होता है, ठीक है। एक चम्मच नमक लिया, उसका कलर बिल्कुल व्हाइट रहेगा। 10 चम्मच नमक ले लो, उसका कलर भी क्या रहेगा, व्हाइट। तो मेरे को एक बात पता चल गई, कलर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या रहता है, सेम रहता है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट को कितना बेंड कर पा रहे हैं। तो जो क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। सिमिलरली अभी हम बात करते हैं एक्सटेंसिव पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल वेट, जितना ज्यादा मैटर यूज हुआ होगा उतना ज्यादा वेट आएगा। फिर वॉल्यूम, जितना ज्यादा वेट यूज करोगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा मैटर यूज करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आगे टेम्परेचर, थोड़ी चीज का कम टेम्परेचर होता है, ज्यादा चीज का ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसमें आप एक और चीज इंक्लूड कर सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, डेंसिटी। तो डेंसिटी भी डिपेंडेंट नहीं करती अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं अपॉन द क्वांटिटीज ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो नहीं डिपेंड करती उन्हें क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी। इधर मैंने दी वेट, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के यूजेस क्या है, केमिस्ट्री के डीमेरिट्स क्या है, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे डिफाइन करता हूं एलिमेंट्स कंपाउंड तक, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो को यहीं पर रोककर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और वो वीडियो सेपरेटली लाऊंगा, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।